बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल कॉमर्स वाला पे, जहां पे मैं दिशा कारिया आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग, उसकी केस सीरीज यहां पे लेकर आई हो। जाहिर सी बात है, अगर प्लानिंग चैप्टर की बात करें तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, टाइप्स ऑफ प्लान्स है। ये तो ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें से बहुत सारे डिफरेंट केस सीरीज यहाँ पे बनते हैं। स्पेशली जब मैं टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करती हूँ, अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द चैप्टर यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, एनी विच वेज यहाँ पे बिना देरी के हम चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के केस स्टडी के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे प्लानिंग की केस स्टडीज की बात करूं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, अगेन टेक्निक आपकी सेम रहेगी, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे फिर केस को पढ़ोगे। आई थिंक अभी तक ये डायलॉग की भी बच्चों को आदत हो गई होगी, है ना। एनी विच वे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जो कि कहता है कि इन द अबव पैराग्राफ डिस्क्राइब वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, नेम एंड एक्सप्लेन दैट लिमिटेशन। मतलब आपको सिर्फ एक लिमिटेशन यहाँ पे बताना है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है। एक पॉइंट बताना है, 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस में देखते हैं कि भाई साहब कौन सा लिमिटेशन यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि मनीष जो कि एक वर्कर है, उसके टारगेट ऑफ प्रोडक्शन दिया था कि उसको 10 पैकेट ऑफ बिस्किट्स पर डे यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, बट उसकी हमेशा से एक आदत रही थी कि चीजों को अलग तरीके से करना। तो उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि हम अगर उस काम से, मतलब उसके आइडिया के थ्रू अगर यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो ना ही हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो रिड्यूस होगा, बल्कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। अब मनीष अपनी ये आइडिया से काफी खुश हो गया और जल्दी जल्दी जाकर मनीष ने ये आइडिया अपने सुपरवाइजर को बताया। राइट, सुपरवाइजर को ये आइडिया बताते ही सुपरवाइजर ने उसको अप्रिशिएट, मतलब उसकी वाहवाही करने के बदले मनीष के सुपरवाइजर ने उसको ऑर्डर किया कि देख भाई, जैसे बोला है ना वैसे काम को कंप्लीट कर, कोई भी चेंजेस फिलहाल लाए नहीं जा सकते। राइट, तो मतलब मनीष की आइडिया बनकर रह गई। सुपरवाइजर ने मना कर दिया कि अभी हम प्लानिंग में कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे, जैसे प्लान किया है वैसे ही करो, एंड मोमेंट कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे टेक्निकली एक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेक्निकली एक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ पे गिवन है, और वो लिमिटेशन यहाँ पे कौन सा है, तो लिमिटेशन है प्लानिंग reduces creativity। ठीक है, आप प्लानिंग इज रिजिड इन नेचर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर ने बोला कि भाई प्लान को बदल नहीं सकते एंड मोमेंट, तो यहाँ पे चुपचाप जैसे बोला है वैसे करो। बट बिकॉज एक लिमिटेशन बोला है तो एनी वन लिमिटेशन आप लिख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं ये भी लिख के दे देती हूं, प्लानिंग इज रिजिड। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक लिमिटेशन आप लिख सकते हो। पहली चीज, मनीष ने यहाँ पे जितना सोचा, क्रिएटिविटी लाई, जाहिर सी बात है आगे जाके मनीष ये काम को नहीं करेगा, इतना नहीं सोचेगा, आइडियाज नहीं बताएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके आइडियाज इंप्लीमेंट ही नहीं होने वाले हैं, कोई आपकी सुनने ही नहीं वाला है, चेंजेस आने ही नहीं वाले हैं, तो आप आइडियाज को कहना ही छोड़ दोगे। राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम कहते हैं प्लानिंग इज रिजिड। बेटा हम प्लानिंग इज रिजिड क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लान्स एक बार बन जाने पे उसमें चेंजेस लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सुपरवाइजर को मनीष से कोई दुश्मनी नहीं थी, बट सुपरवाइजर को पता था कि प्लान ऑलरेडी बन चुका है, उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है, अब एंड मोमेंट उसमें चेंजेस लाना डिफिकल्ट है, इसलिए हम कहते हैं प्लानिंग इज रिजिड। एनी वन ऑफ द लिमिटेशंस आपको बताना है और उसका 2 से 3 लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए भाई आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, बेसिकली 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पे डिस्कस्ड है। तो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 फंक्शन में से कोई एक फंक्शन यहाँ पे गिवन है, वो आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पे गिवन है ऑफ द आइडेंटिफाइड फंक्शन, तो उसके लिमिटेशन आपको यहाँ पे बताना है, जो कि प्रोडक्शन मैनेजर कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक फंक्शन, हर एक चीज के कुछ लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस होते हैं, हमें कोशिश करनी होती है कि उसको कम से कम करना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लिमिटेशंस है जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हटाने की या ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से लिमिटेशंस है? राइट, तो 2 क्वेश्चन है, फंक्शन बताओ और उसके लिमिटेशंस बताओ।
राइट, जो कि केस में गिवन है, मतलब कोई भी दो लिमिटेशन नहीं लिख सकते हो, राइट। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि जोश लिमिटेड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया है, अब उसका मार्केट शेयर अबाउट 42% है। ठीक है, मतलब जितने भी टू व्हीलर्स बिकते हैं उसमें से करीबन 42% जो है जोश लिमिटेड कंपनी के बिकते हैं। पर धीरे धीरे ये कंपनी का जो मार्केट शेयर है 42% से 35% यहाँ पे आ चुका है। और इसका कारण ये था कि यहाँ पे लोगों के पास करेंसी क्रंच आ गया, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया। अब जाहिर सी बात है, डीमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने पुरानी जो हजार की नोटें, 500 की नोटें बंद कर दी थी। तो लोगों के हाथ में यहाँ पे पैसे की कमी होने के कारण उनका ये टू व्हीलर का सेल्स कम हो गया, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो लोग बुक कैसे करेंगे, राइट। तो उसके कारण यहाँ पे सेल्स कम हो गया। तो प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को भी सेल्स के मुताबिक एडजस्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है तो उसको ज्यादा बना के क्या करोगे बॉस, मुझे प्रोडक्शन में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर नहीं प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं प्रोडक्ट बिक रहा है, रादर मैं कहूंगी, तो उसको बनाकर मैं स्टोर कर करूंगी क्या, स्टोर करने में भी तो खर्चा आएगा। तो उससे अच्छा अगर सेल्स कम हुआ है तो हम फिलहाल के लिए प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करते हैं, सेल्स के मुताबिक एडजस्ट करके लेते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, पहला क्वेश्चन क्या था कि कोई तो एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गिवन है, वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, राइट। तो यहाँ पे मैनेजर सोच रहा है कि भाई प्रोडक्शन यहाँ पे कैसे कम करूं, सेल्स कम हुआ है तो मैं क्या करूं सो दैट कंपनी को नुकसान कम से कम हो। तो बेसिकली वो थिंक कर रहा है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि सेल्स कम हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो टेक्निकली जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज प्लानिंग। और इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है, क्योंकि वो यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए, क्या कंपनी को स्टेप यहाँ पे फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपने नुकसान को कम से कम कर सके, ये सोच रहा है कि भाई प्रोडक्शन को अलाइन करना चाहिए, प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है। तो बेसिकली आप प्लानिंग स्टेज पे हो, राइट। जो सेकंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, उसमें कहा गया था कि जो भी फंक्शन आप आइडेंटिफाई करोगे उसके लिमिटेशंस ये केस में गिवन है, तो वो लिमिटेशंस को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले जब मैं कहती हूं कि लिमिटेशंस, तो उसमें हमने बताया था कि जो भी हमारा प्रोडक्शन है, राइट, उसको एडजस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी क्योंकि अचानक से डीमोनेटाइजेशन आया। हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि डीमोनेटाइजेशन आएगा, पुरानी नोटें बंद हो जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, हमारा सेल्स ड्रॉप होगा। ये शायद डीमोनेटाइजेशन किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, अचानक से आया था, अनअनाउंस्ड आया था। मतलब टेक्निकली ये सडन चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट था, राइट। एंड बिकॉज ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि सडन चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट था, तो बेसिकली आप कह सकते हो वन ऑफ द लिमिटेशंस है कि प्लानिंग may not work in a dynamic environment। तो ऐसे सडन चेंजेस कभी भी आ सकते हैं और उसकी वजह से आपके प्लान्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे, या प्लान्स चेंज होने की नौबत आ सकती है, या प्लान्स फेल हो सकता है, राइट। दूसरा जो लिमिटेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है यहाँ पे प्लानिंग इज रिजिड इन नेचर। ठीक है, तो मैंने एक बार प्रोडक्शन प्लान कर दिया, उस हिसाब से रिसोर्सेस मंगा दिए, उस हिसाब से प्रोडक्शन चल रहा है, तो सेल्स बदलने के बाद भी प्रोडक्शन तो उतना ही चल रहा है ना। और ये प्लान्स को चेंज करना डिफिकल्ट होता है, उतना आसान नहीं होता है, बिकॉज प्लान्स रिजिड होते हैं, राइट। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, फिर वापस एडजस्ट कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में बेसिकली दो लिमिटेशंस यहाँ पे गिवन है। एक लिमिटेशन तो बहुत ही क्लियरली गिवन था कि सडन चेंजेस आया था, जिसकी वजह से प्लान में भी चेंजेस लाने पड़ गए। तो सडन चेंजेस क्यों आया, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट होता है और कभी कभी प्लानिंग ऐसे डायनामिक एनवायरनमेंट में काम भी नहीं करता है, राइट। एंड सेकेंड लिमिटेशन था कि प्लानिंग रिजिड इन नेचर है। रिजिड क्यों है, क्योंकि प्लान्स एक बार बन गए तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है, इसीलिए प्रोडक्शन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ओके, चलिए भाई आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये आपका डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जिसमें इस क्वेश्चन में वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लान मेंशन्ड है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स मैंने आपको बताए थे, स्ट्रेटेजी है, ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, मेथड्स है, रूल्स है, बजट है, ठीक है, प्रोग्राम्स है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक टाइप ऑफ प्लान आपको ये 2 लाइन के स्टेटमेंट में दिख जाएगा। कौन सा टाइप ऑफ प्लान है वो आपको मुझे बताना है, और कहां पे बताना है। तो भाई साहब इसका जो आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। तो कौन सा टाइप ऑफ प्लान है वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। जो भी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर देंगे, दिशा मैम उसके आंसर को थम्स अप जरूर करेगी, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के ऊपर है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसमें यहाँ पे सीक्वेंस वाइज स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। जरूरी नहीं है कि पूरा का प्रोसेस गिवन हो, कभी कभी एक स्टेप गिवन होता है। कौन सा वो स्टेप है आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे नमन जो है काफी इंटेलिजेंट प्लानर है, और उसको मार्केट में होने वाले चेंजेस काफी अच्छे से पता है। फॉर लास्ट 15 ईयर्स, मतलब पिछले 15 सालों से वो बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का लीडर रह चुका है या उनको लीड कर चुका है। अब कंपनी ने उनको एक नई जिम्मेदारी दी है कि उनको एक नया प्रोजेक्ट एस अमेरिका में स्टार्ट करना है, ठीक है। एस अमेरिका, दैट इज साउथ ऑफ अमेरिका। With this experience, he makes assumptions about all the possible future scenarios. तो जब मैं कहती हूं assumption about future scenarios, तो कौन सा स्टेप है? फ्यूचर सिनेरियोस, कल क्या चेंजेस आने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये चेंजेस आपको पता नहीं होते आप प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर आपने फोरकास्टिंग नहीं किया, आपने फ्यूचर चेंजेस को प्रेडिक्ट नहीं किया और आपने प्लान यहाँ पे बना लिया, तो चेंजेस आने पे प्लान्स तो फेल हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं या आने वाले कल के लिए करते हैं। तो आने वाले कल में क्या क्या चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट होंगे, इनको फोकस करना, प्रेडिक्ट करना बहुत जरूरी होता है। और ये हम कौन से स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस में करते हैं? तो हम सभी को पता है कि ये जो है हम यहाँ पे एक स्टेप होता है इन प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जो कि आप कह सकते हो टेक्निकली सेकेंड स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस है। उसमें हम यहाँ पे फोरकास्टिंग, फ्यूचर चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या होने वाला है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कौन सा स्टेप यहाँ पे मेंशन्ड है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जो कि सेकंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस है, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सिंपल क्वेश्चन करा तो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जिसमें कहा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द प्लानिंग मेंशन्ड अबाउट। तो बेसिकली प्लानिंग के हमने बहुत सारे फीचर्स कहो या कैरेक्टरिस्टिक्स कहो, वन एंड द सेम है। तो प्लानिंग के हमने कुछ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे करे थे, तो वही फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिखेंगे। तो उन फीचर्स को आपको टेक्निकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि हाई वोल्टेज एक कंपनी है जो कि यहाँ पे माइक्रोवेव्स यहाँ पे बनाती है और बहुत ही फेमस है उनके बहुत ही अच्छे प्लानिंग के लिए। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा से अच्छे से प्लान करती है और इसीलिए कंपनी का मार्केट में बहुत ही अच्छा नाम है। लेकिन उस कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है कि कुछ उनके प्लान्स ऐसे भी है जो पहले फेल हुए हैं। मतलब जरूरी नहीं है ना हर प्लान सक्सेसफुल हो। वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग ही वही है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हर बार आपका प्लान सक्सेसफुल होगा, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा, जरूरी नहीं है। तो उस कंपनी की भी टॉप मैनेजमेंट ये अग्री करती है, एक्सेप्ट करती है कि भले हम कितना भी प्लान बनाए बट फिर भी पास में हमारे जो प्लान्स है वो यहाँ पे फेल हुए हैं। और उसका कारण है कि जो हमारा आउटसाइड बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनप्रेडिक्टेबल एंड डायनामिक है। कितना भी फोरकास्टिंग कर लो, कितना भी यहाँ पे सोच लो, कितना भी यहाँ पे एनालिसिस कर लो, बट बिजनेस एनवायरनमेंट में और उसमें होने वाले चेंजेस को 100% एक्यूरेटली ना कोई कभी प्रेडिक्ट कर पाया है, ना ही कोई कभी प्रेडिक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने अग्री किया कि बाबा यहाँ पे काफी बार हमारे जो प्लान्स है वो यहाँ पे फेल हुए हैं, राइट।
नेक्स्ट आगे उन्होंने क्या कहा है कि कंपनी जो है, द कंपनी इन्वेस्ट अ ह्यूज पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑन प्लानिंग रिलेटेड इश्यूज। मतलब कंपनी की जो भी इनकम आती है उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो लोग प्लानिंग के ऊपर खर्च कर देते हैं कि भाई जो भी हमारी प्लानिंग है उसमें आगे जो इश्यूज आए हैं जिसकी वजह से प्लान्स फेल हुए हैं वो आगे जाके ना आए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहता है कि रिसेंटली इन अ न्यूज़पेपर द कंपनी वाज ब्लेम्ड फॉर प्रिवेंटिंग इट्स एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग न्यू थिंग्स ड्यू टू द प्लान्स व्हिच आर डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब राजेश जो मिडिल लेवल मैनेजर था इन द कंपनी, वो एक सेमिनार में जाके उसने कहा कि प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी शुड बी डेल्ट कॉशियसली। दो चीजें यहाँ पे बताइए, एक ये कंपनी को काफी बार ब्लेम किया गया है कि बिकॉज ये लोग बहुत ही प्री प्लान करते हैं, उनके एम्प्लॉयज अपनी क्रिएटिविटी, सजेशन, चेंजेस यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाते। राजेश जो वन ऑफ द मिडिल लेवल एम्प्लॉयज है वो एक सेमिनार में यहाँ पे गया था और उसमें उसने वही कहा कि प्लानिंग को बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे करना जरूरी है। देयर शुड बी स्पेसिफिक goals and activities to reach these goals should also be properly executed। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम कहते हैं कि प्लानिंग करने के लिए स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि प्लानिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि जब तक आपके पास गोल नहीं है प्लानिंग करोगे किस चीज के लिए। तो एक फीचर, जब मैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही हूं तो वन ऑफ द फीचर्स तो बेटा मुझे सामने सामने यहाँ पे मिल गया ना। ठीक है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग helps in achieving the goals of the firm। ठीक है, यही तो वन ऑफ द फीचर्स है कि भाई प्लानिंग हम क्यों करते हैं, सो दैट प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं कंपनी के गोल्स या तो आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ पे अचीव करने में मदद करता है, राइट। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जहां पे कहा गया है कि कंपनी हैज मेनी सीरियस कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, इवन देन यूनानिमसली, मतलब मिलकर अग्री किया जाता है कि विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन एग्जिस्ट। मतलब हमेशा सबसे पहले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि प्लानिंग के बिना बाकी कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इसीलिए मुझे यहाँ पे और एक फीचर डायरेक्टली मिल जाता है जो कि बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि जब तक हम प्लानिंग नहीं करते मैनेजमेंट के आगे के जो फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये नहीं किया जा सकता। प्लानिंग जो है इन फंक्शंस के लिए एक बेस बनाता है एंड देन उसके बेसिस पे बाकी सारे जो फंक्शंस है यहाँ पे निभाए जाते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू फॉलो अप ऑफ प्लान्स इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो आप कह सकते हो कि बेसिकली जो आप स्टैंडर्ड्स जो सेट करते हो, फॉलोअप जो आप करते हो, फॉलोअप में बेसिकली आप क्या देखते हो कि प्लानिंग के मुताबिक हमने जो गोल सेट किए थे क्या वो हमने कंप्लीट किए, क्या हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। तो उसके लिए प्लानिंग करना, स्टैंडर्ड सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप देख पाओगे कि स्टैंडर्ड्स अचीव हुए हैं कि नहीं। द सक्सेस ऑफ अ प्लान कैन only be checked when it is known how much of the set targets has been met, because it is at the stage of planning that these targets are set। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं टारगेट सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, और ये पता करने में कंपनी को मदद करता है कि क्या उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया है, अपने गोल्स को अचीव किया है या नहीं। It's not about the past, it's for the coming time and challenges that a company formulates a plan. Rajesh knows this well. He uses his intelligence and imagination and foresight while formulating the plans. इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, प्लानिंग में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत है, प्लानिंग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, ये भी वन ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, राइट। और ये कौन सा फीचर ऑफ प्लानिंग है, दैट इज प्लानिंग इज अ मेंटल
एक्सरसाइज। ए भाई प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज क्यों कहते थे? जैसे मैं बार बार लगातार बता चुकी हूँ कि प्लानिंग करते वक्त बहुत ज्यादा सोचने की, एक्सपीरियंस की, दिमाग की, एनालिसिस की जरूरत होती है। तो प्लानिंग सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो इतना सोच सकते हैं, जिनको इतनी चीजें पता होती है, नॉलेज होती है, उनमें उतनी इंटेलेक्ट एंड एक्सपीरियंस होता है। कोई भी एक नया व्यक्ति, फ्रेशर, जिसको हार्डली कुछ नॉलेज है, वो कभी भी प्लानिंग फॉर अ कंपनी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी बताई गई है कि भाई साहब जब भी प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग हमेशा एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसमें बहुत ज्यादा थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, नॉलेज की जरूरत होती है। तो अगर फीचर्स की टेक्निकली बात करें तो ये 3 फीचर्स यहाँ पे गिवन है। अब इसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी गिवन है। ठीक है, जैसे प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी गिवन है, इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ओके, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वापस 2 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक इस केस में कुछ टाइप्स ऑफ प्लान्स गिवन है वो बताइए, एंड साथ ही साथ विच टाइप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज हाईलाइटेड ये बताइए। तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक टाइप ऑफ प्लान के ऊपर और एक प्रोसेस के ऊपर, जो प्लानिंग का हमने प्रोसेस यहाँ पे पढ़ा है उसके ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि रमेश जो है सुपरवाइजर है एक कंपनी में। अब वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करता है। वो अपने एम्प्लॉयज को या अपने लेबरर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे देता है, जहां पे वो उनको बताता है द टास्क इज डन बाय द वर्कर्स एट द शॉप फ्लोर लेवल। ठीक है, बेसिकली वो उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देके वो उनको वेज इन विच द टास्क इज डन बताता है। तो वेज इन विच द टास्क इज डन मतलब क्या? A systematic way of doing a task, काम को कैसे करना है। ठीक है, तो ये काम को कैसे करना है, ये सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ टास्क की अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है भाई ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ वर्क या काम को कैसे करना है, राइट, तो ऐसे केस में यस, ये यहाँ पे आपका मेथड है। ठीक है, जो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लान है। ओके, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जहां पे कहा गया है कि ही मीट्स हिज बॉस वंस इन अ वीकडे एंड गिव्स हिम अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट quantifying the numbers needed in various activities at the shop floor for next 6 months। ये देखो बेटा, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि नंबर्स में या न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक ही प्लान होता है। और बेटा वो यहाँ पे कौन सा प्लान है? तो जाहिर सी बात है नंबर्स में सिर्फ एक ही प्लान हो सकता है, जो कि है यहाँ पे आपका बजट। ठीक है, चलो आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जहां पे उसने कहा है कि the boss approves his requirement, the boss approves his requirement and gives him a job to set targets and figures about the next plan. Set targets and figures about the next plan he thinks is good for the manufacturing unit. तो setting of targets, ठीक है, ये one of the steps in the planning process है, राइट। तो एक कौन सा स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस है? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर मिल गया, जहां पे स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस पूछा गया था, और वो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है इन प्लानिंग प्रोसेस, जो कि है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स आप इसको कह लो या सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इसको कह लो, वन एंड द सेम है। तो प्लानिंग करते वक्त सबसे पहला स्टेप होता है टू सेट दी ऑब्जेक्टिव्स या टू सेट दी स्टैंडर्ड्स। देन हम उसको अचीव कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे प्लानिंग का फर्दर प्रोसेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस भी मिल गया एंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स भी आपको मिल गए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था अगर आप इसके कीवर्ड्स अच्छे से याद रखते। बजट बहुत आसानी से पता चल जाता है जब भी नंबर्स एंड न्यूमेरिकल्स आता है, बट ये जब यहाँ पे आपके मेथड की बात हुई, द वे इन विच अ टास्क इज डन, द वे ऑफ डूइंग वर्क, द सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ वर्क, इट इज ऑलवेज मेथड। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर हम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, which step of the planning process will be involved by धीरज from the starting of the July। धीरज इनमें से कौन से स्टेप को ऑफ प्लानिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करेगा? पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, वन ऑफ द स्टेप्स है जो धीरज इस्तेमाल करने वाला है वो आपको लिखना है। ठीक है,
क्वेश्चन कहता है कि धीरज एक बहुत ही हार्ड वर्किंग मैनेजर है। आफ्टर वर्किंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज वेल चॉक्ड आउट प्लान, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, बराबर है। जब मैं कहती हूं आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान तो हो चुका है ना, है ना। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान from the start of July, he decides to see in what ways and up to what accuracy has his plan been implemented. प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, अब जुलाई से उसको ये चेक करना है कि उसने जो प्लान को इम्प्लीमेंट किया उससे टारगेट्स कितने अचीव हुए और वो प्लान कितने अच्छे से यहाँ पे फॉलो अप हुआ। तो इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान के बाद एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको प्लानिंग प्रोसेस में करना होता है, राइट। और वो इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है बेटा? तो जाहिर सी बात है वो इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका यहां पे फॉलो अप, ठीक है। या फॉलो अप एक्शन लिख सकते हो, फॉलो अप प्लान लिख सकते हो, वन एंड द सेम है। प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद भी फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये देखने के लिए कि हमने प्लान को इंप्लीमेंट तो किया बट क्या हमारे टारगेट्स अचीव हुए, कितने अचीव हुए, क्या अभी भी कोई चेंजेस की जरूरत है, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आया है। इसीलिए फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस भी होता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड द कंसर्न लाइंस। जब मैं कहती हूँ कंसर्न लाइंस, तो बेसिकली ये आपका कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ वाला ही क्वेश्चन है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, बट ये आपका कोटिंग द लाइंस वाला क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द केसेस पे एक क्वेश्चन तो कोटिंग द लाइन वाला आता ही है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने यहाँ पे तुक्का नहीं मारा है बॉस, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आपको बताना है, इंपॉर्टेंस के बदले एग्जाम में सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग ये टर्म भी इस्तेमाल हो सकता है, एंड दोनों वन एंड द सेम है, राइट। क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी कंपनी की, जिसमें उन्होंने टारगेट सेट किए फॉर द ईयर। ओके, टारगेट सेट किया था कि द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर 2.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, सो दैट आप चाहो तब उसको कंट्रोल कर सको। मतलब टेक्निकली हमने टारगेट तो सेट किया, साथ ही साथ जब काम की शुरुआत होगी तो हम काम क्या हमारे टारगेट के मुताबिक चल रहा है कि नहीं वो भी चेक करेंगे, सो दैट अगर चीजें टारगेट के मुताबिक या जैसे कही है वैसे नहीं चल रही तो हम उसको समय से कंट्रोल कर सके। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, जो कि है प्लानिंग establishes standard for controlling, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमने प्लान किया, ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट सेट किए, तभी तो हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे ना। अगर प्लानिंग है ही नहीं तो क्या हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जहां पे उन्होंने कहा है कि द सर्वे डन बाय द कंपनी हैज शोन अ नंबर ऑफ सिटीज इन द नॉर्थ व्हिच आर शोइंग इंक्रीज्ड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। द कंपनी इन इट्स रिसर्च ड्यूरिंग द लास्ट 3 months जनरेटेड वेरियस ऑप्शंस एंड डिसाइडेड टू फॉलो द बेस्ट वन। मतलब कंपनी यहाँ पे ये जो वेरियस ऑप्शंस है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट की यहाँ पे डिमांड बड़ी है, तो कंपनी वो डिमांड कैसे पूरा करे, बेसिकली अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज करे। तो उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस लिस्ट किए, सारे ऑप्शंस को चेक करके फिर उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आप कह सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से डिसीजन लिया, ठीक है। तो आप यहां पे कह सकते हो जो सेकेंड इंपॉर्टेंस यहां पे मेंशन है, दैट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग।
मतलब प्लानिंग करते वक्त हम यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट डिसीजंस है, सारे ऑप्शंस को यहाँ पे जो कैलकुलेट है वो करके चेक करके देन हम उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चूज करते हैं। तभी प्लानिंग के प्रोसेस में भी हम क्या बोलते हैं कि लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, मतलब सारे ऑप्शंस की लिस्ट बनाओ, देन इवैल्यूएटिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, हर एक ऑल्टरनेटिव का जो प्रोज है कौन से उसको लिस्ट करो, देन सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट। तो सारे ऑल्टरनेटिव्स में जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कंपनी को उसको सिलेक्ट करो, मतलब बेसिकली डिसीजन मेकिंग करो, है ना। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जिसमें उन्होंने कहा है द एचआर टीम इज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट इट्स आउटपुट। द एचआर हेड रिवील्ड दैट देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ एमबीए पास आउट व्हिच कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ मैन पावर इन द नियर फ्यूचर, सो इट हैज डिसाइडेड टू अरेंज एचआर वर्कशॉप इन डिफरेंट कॉलेजेस टू गेट द बेस्ट कैंडिडेट। मतलब एचआर ने यहाँ पे बोला कि आगे जाके मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि देयर कैन बी शॉर्टेज इन द नियर फ्यूचर, आगे जाके ऐसा हो सकता है कि जो भी एमबीए पास आउट हो उसकी यहाँ पे शॉर्टेज हो एज पर माय एनालिसिस। तो हम अभी से ये शॉर्टेज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस में एचआर वर्कशॉप्स लगाकर बेस्ट कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट आगे जाके ये जो शॉर्टेज हो और उससे जो हमें नुकसान हो हम इसको कम कर सके या इसको हटा सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग गिवन है, जो कि है प्लानिंग reduces uncertainty। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली बोला था कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ, तो आपको यहाँ पे लाइंस भी कोट करने हैं। सबसे पहला लाइन यहाँ पे गिवन था, ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग वाला, द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से कंट्रोल इट अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पे जो मैं लाइन कोट करूंगी वो है द मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रोल इट अकॉर्डिंगली। ओके, सेकेंड जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई किया दैट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, उसमें हम कौन सा लाइन कोट करेंगे, द कंपनी एंड इट्स रिसर्च ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ से लेके फॉलो द बेस्ट वन। ठीक है, द कंपनी एंड इट्स रिसर्च से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पे खत्म कहां पे करेंगे, फॉलो द बेस्ट वन। राइट, और जो लास्ट हमने आइडेंटिफाई किया है यस वो आपकी लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे आएगा, जहां पे आप लाइन कौन सी कोट करोगे, द एचआर हेड रिवील्ड से लेके बेस्ट कैंडिडेट्स। राइट, तो टेक्निकली यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंस हाईलाइटेड है, तीनों के अपने स्टेटमेंट्स भी कोट यहाँ पे किए हैं। पहले भी बता चुकी हूँ, रिपीटेटिवली बता देती हूँ, स्टेटमेंट्स को जब भी कोट करो तो इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना मैंडेटरी है और एग्जैक्ट वर्ड्स को कॉपी करना यहाँ पे मैंडेटरी है। ओके, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे गिवन है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड करके कंपनी है जो कि यहाँ पे दवाइयां बनाती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दवाइयां बनाती है। अब कंपनी ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि उनको अपने सेल्स को 20% से बढ़ाना है, मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड या तो टारगेट यहाँ पे सेट कर लिया है। अब ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने अपने बेबी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, जिसके लिए कंपनी ने ये ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी सेट किए और उसके प्रीमाइसेस भी डेवलप किए, मतलब जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस है, फोरकास्टिंग है, वो भी उन्होंने किया। तो सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स कर लिया, डेवलपिंग प्रीमाइसेस कर लिया। अब सवाल कहता है कि उसके आगे भी प्लानिंग के रिमेनिंग स्टेप्स है जो कंपनी के करने होंगे सो दैट ये प्लान पूरा हो। तो ये आगे के स्टेप्स लिखो और उसको एक्सप्लेन करो। मतलब काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे 2-3 स्टेप कंपनी ने कर लिए हैं, अब आगे के स्टेप्स आप लिखो और उसको आइडेंटिफाई करो। तो टेक्निकली प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो कि कंपनी ऑलरेडी कर चुका है। सेकेंड स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जो कि कंपनी ऑलरेडी कर चुका है।
अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो टेक्निकली डेवलपिंग प्रीमाइसेस के बाद उस प्लान को करने के लिए या उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी ऑप्शंस है हम वो ऑप्शंस की एक लिस्ट बनाते हैं। तो टेक्निकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, मतलब ये ऑप्शंस की लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने के बाद हम सारे ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट करते हैं। मतलब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, दैट इज इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। सारे ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करने के बाद, सबके प्रोज एंड कॉन्स लिखने के बाद, उसमें से जो बेस्ट है उसके साथ आगे जाएंगे। मतलब उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट। ऑल्टरनेटिव यहां पे हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया, हम कौन से ऑप्शन के साथ यहां पे आगे जाएंगे ये एक बार हमने यहां पे सिलेक्ट कर लिया, तो भाई जाहिर सी बात है उसके बाद हम इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान करेंगे, राइट। और प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद क्या हम यहां पे रुकेंगे क्या, बिल्कुल ही नहीं। प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है यहाँ पे अपना फॉलो अप एक्शन करें, ये देखें कि क्या प्लान जो है सही से चला है, कितने एक्यूरेसी से टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं, कहाँ पे दिक्कतें आई है एंड सो ऑन, राइट। तो 2 स्टेप करने के बाद ये 5 स्टेप्स है, सीक्वेंस में लिखना मैंडेटरी है जो कि कंपनी को फॉलो करना है। हर एक स्टेप को 3 से 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्लानिंग केस स्टडीज लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ही बोल दिया कि कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स डिस्कस्ड अबव। तो भाई यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स कौन से डिस्कस किए गए हैं वो आपको बताना है, बट उसके साथ साथ पैराग्राफ में रेलेवेंट जो उसको लेकर लाइन है वो भी आपको कोट करनी है, मेंशन करनी है, राइट। तो टाइप्स ऑफ प्लान्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि काफी चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए भी। तो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे कहता है 2 years ago Mayank obtained a degree in food technology. For some time he worked in a company that manufactured bread and biscuits. He was not happy in the company and decided to have his own bread and biscuit manufacturing unit. For this he decided the objectives and the targets and formulated an action plan to achieve the same. मतलब एक प्लान तो भाई साहब डायरेक्टली बोल दिया, एक प्लान तो डायरेक्टली बोल दिया है ना, कि सबसे पहला प्लान यहाँ पे कौन सा है, फॉर दिस ही डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो भाई जब मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर रही हूं, ठीक है, तो सबसे पहला प्लान तो मुझे ऑलरेडी पता है, बहुत ही क्लियरली मेरे केस में गिवन है, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके लिए जाहिर सी बात है मुझे लाइन कोड करनी है, तो लाइन कौन सा आएगा, ओके, फॉर दिस ही डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो ये वाला जो लाइन है मैं यहाँ पे कोड करूंगी, राइट। और आगे अगर आप उसको गौर से पढ़ोगे तो ये भी कहा गया है, एंड टू अचीव द टारगेट्स ही फॉर्म्युलेटेड एन एक्शन प्लान टू अचीव द सेम। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम एक्शन प्लान बनाते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होता है, वो एक्शन प्लान बेसिकली यहाँ पे कौन सा होता है। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक्शन प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी, ओके। लाइन कौन सी कोड करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे एंड फॉर्मुलेटेड एन एक्शन प्लान टू अचीव द सेम, ओके। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जिसमें कहा गया है वन ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 50%
on the same amount. One of his objective was to earn 50% profits on the same amount invested in the first year. अब ये वाला स्टेटमेंट लिखकर भी, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव ही कहा गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट लिखकर भी आप इसको ऑब्जेक्टिव प्लान कह सकते हो. ये वाले स्टेटमेंट में भी ऑब्जेक्टिव गिवन है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट कोट कर सकते हो. It was decided that the raw material like flour, sugar, salt, etc. will be purchased on 2 months credit. ठीक है. He also decided to follow the steps required for marketing the products through his own outlet. मतलब अगेन आपको दो और यहाँ पे प्लान मिल गए. सबसे पहले तो उसने डिसाइड किया कि जब भी रॉ मटेरियल को मंगाएंगे तो उसके लिए एक उसने प्रोसेस सेट कर दिया, पॉलिसी रादर सेट कर दी कि भाई हम कभी भी अगर रॉ मटेरियल लेंगे तो 2 महीना क्रेडिट पे लेंगे. राइट. तो एक प्लान आपको यहाँ पे अगेन मिल गया है जो कि है आपका टाइप्स ऑफ प्लान में प्लान नंबर 3, दैट इज पॉलिसी. राइट. और इसमें आप जो है स्टेटमेंट कौन सा कोट करोगे, तो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखोगे इट वॉज डिसाइडेड दैट रॉ मटीरियल से लेके 2 months क्रेडिट. स्टेटमेंट कौन सा लिखोगे, इट वॉज डिसाइडेड दैट रॉ मटीरियल से लेकर 2 months क्रेडिट. ठीक है. ये आपकी पॉलिसी है. एक प्रॉब्लम का जनरल सोल्यूशन है कि बहुत बार ऐसे होता है कि रॉ मटेरियल मंगाते हैं, प्रोडक्शन हुआ नहीं है, गुड्स बिके नहीं है, पैसा आया नहीं है, तो पे कैसे करें. इसीलिए मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स 2 months क्रेडिट पे लेते हैं कि चीजें बन के बिक के पैसा आ जाएगा, 2 महीने में हिसाब चुकता कर देंगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है उसमें क्लियरली स्टेप्स के वर्ड का इस्तेमाल किया है. मैंने हमेशा आपको बोला है कि स्टेप सिर्फ एक ही प्लान में हो सकता है जहां पे आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होता है, और वो है आपका एक ही प्लान, दैट इज प्रोसीजर. ठीक है. तो इसमें आपको जो सेंटेंस या जो लाइन आपको यहाँ पे कोट करनी है वो क्वेश्चन में से होगी, ही ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो से लेके own outlets. He also decided to follow से लेकर own outlets. ओके. तो ये स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. राइट. आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, जिसमें उसने कहा गया है कि Harsh as the production manager decided the exact manner in which the production activities were to be carried out. Harsh also prepared a statement showing the requirement of workers in the factory throughout the year. Right? तो यहाँ पे Harsh as a production manager decided the exact manner, मतलब काम को करने का exact तरीका. ठीक है. तो जब मैं कहती हूँ कि भाई साहब काम को करने का exact तरीका, तो वो यहाँ पे आपका कौन सा प्लान हो सकता है. ठीक है. एग्जैक्ट मैनर और एग्जैक्ट वे द वर्क विल बी कैरिड आउट, तो जाहिर सी बात है वो आपका यहाँ पे मेथड बन सकता है. ठीक है. और आपको यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा कोट करना है, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो है कोट करोगे कि हर्ष एज अ प्रोडक्शन मैनेजर से लेकर टू बी कैरिड आउट. ठीक है. उसके बाद आगे उसने और एक चीज यहाँ पे बताई है, और यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि हर्ष ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री थ्रू आउट द ईयर. Mayank informed Harsh about his area-wise sales target for different products for the forthcoming quarter. While working on the production table, a penalty of 150 per day was announced for not wearing the helmet, gloves and aprons by the worker. A penalty यहाँ पे एक ही टाइप ऑफ प्लान के ऊपर हो सकती है. ठीक है. तो पेनल्टी वाले पे बाद में जाते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट वाला है, हर्ष ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायरमेंट फॉर द वर्कर्स. तो बेसिकली स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायरमेंट कौन सा टाइप ऑफ प्लान होगा. ठीक है. ये जो हमारा 6 टाइप ऑफ प्लान है जो हमें यहाँ पे मिला है, दैट इज बजट. ठीक है. एंड जो पेनल्टी है बेटा एक ही टाइप ऑफ प्लान पे हो सकती है, एंड दैट इज रूल्स. ठीक है. तो यहाँ पे जब हम बजट की बात करें तो बजट में कौन सा आएगा, हर्ष ऑल्सो प्रिपेयर्ड से लेके थ्रू आउट द ईयर. स्टेटमेंट कौन सा आएगा, हर्ष
ऑल्सो प्रिपेयर्ड से लेके थ्रू आउट द ईयर। ओके, और रूल्स में कौन सा स्टेटमेंट आएगा, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन से लेके एप्रॉन बाय द वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ प्लान्स है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं मैम इतने सारे पॉइंट्स लिखने होंगे क्या? देखो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आता है, यस ये सारे 7 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेगा। अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आता है तो यानी 5 टाइप्स अपने आइडेंटिफाई करके लिख दिए तो भी चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। राइट, तो क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है वो आपको यहाँ पे देखना है। अगर आपके पास समय है तो पूरे 7 टाइप्स लिखो, मोर देन इनफ है या बेटर रह सकता है अगर समय है। 6 मार्क के लिए ही ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, इतने जो लेंदी होते हैं, तो आपको पूरे की पूरे 7 टाइप्स ऑफ प्लान्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो चलो भाई, इसी के साथ ये बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। बट आज का सेशन खत्म हो रहा है, दोबारा हम बहुत ही जल्दी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की केस स्टडीज के साथ यहाँ पे मिलेंगे। ओके, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।